हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 और 2 हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बायोलॉजी में जाकर पिछले वीडियो को देख लें, क्योंकि अभी हमारा बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा है और इसमें हम ख़त्म करने वाले हैं पूरे बायोलॉजी को। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण पॉइंट। आज मेरा वीडियो थोड़ा देर से अपलोड होगा, क्योंकि आज हमारे तरफ होली था और हम लोगों ने 26 मार्च को होली मनाया। क्योंकि कहीं कहीं 25 मार्च को होली मन गया, लेकिन हमारे तरफ 26 तारीख को होली मनाया गया। तो इस वजह से थोड़ा वीडियो अपलोड करने में विलम्ब हो गया। तो हम बिना समय बिताए शुरू करते हैं श्वसन तंत्र के पार्ट 3 को। आज हमारा टॉपिक होने वाला है श्वसन कहाँ से लेते हैं, या श्वसन का मार्ग क्या क्या होता है। तो यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सांस लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सांस लेते हैं वहीं से आते हैं जहाँ जहाँ से इनके मदद से हमारे सांस हमारे पूरे अंदर बॉडी के अंदर आते जाते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं श्वास किस रास्ते से यानी किस मार्ग के थ्रू हमारे पूरे बॉडी को गेन हो रहे हैं यानी कि मिल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार है। पहला है नासा छिद्र यानी कि नोस्ट्रियल। ये हमारा पहला है जहाँ से हमारा सांस आता है। दूसरा हमारा है नासिका कपाट यानी कि नजल वेल्वी। और तीसरा है ग्रसनी यानी कि फेरिनिक्स। और चौथा हमारा है स्वर तंत्र यानी कि लायरिक्स। और हमारा जो पांचवा है वो श्वसन नली यानी कि टर्की। तो ये जो 5 हम पढ़े, इनके थ्रू हमारा सांस नोस्ट्रियल यानी कि नासा छिद्र से शुरू होते हुए नासिका कपाट, फिर ग्रसनी, फिर स्वर तंत्र, फिर श्वसन नली, फिर ब्रोंकाई, छठा है, फिर ब्रोंकिलियस, और फिर वायु कोष्ठ, और फिर रुधिर यानी कि ब्लड, और अंतिम में सेल तक। हमारा जो सेल जो हमारा है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई, शरीर की, मानव शरीर या कोई भी शरीर का सबसे छोटा इकाई सेल तक प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस के से हमारे बॉडी को सांस प्राप्त होता है, और ये हमारा है श्वसन नली का मार्ग। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी 9 और एक ये सेल 10वां 10 मिलके आपको ये पता चल गया होगा किस मार्ग से हमारा श्वसन नली काम करता है और किस किस रास्ते किस किस पाथ से होते हुए हमको प्राप्त होता है। तो आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इपिग्लोटिक। यही श्वसन और एयर को डिवाइड करता है। जो एपिग्लोटिक है, यहाँ क्लियर हो जाइए, एपिग्लोटिक से ही हमारे श्वसन और एयर को डिवाइड करता है, मतलब यहीं बंटवारा कर देता है और जाता है लंग्स और स्टमच में, और यहीं से डिवाइड होकर जाता है हमारे फेफड़े और हमारे पेट में, आमाशय में। और जो है दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा से बायां तरफ 2 लैब और दायां तरफ भी 2 लैब पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एक बनता है कि फ्लोटिक ही ऐसा है जो डिवाइड करता है 2 भाग में, एयर और श्वसन को, और पहुँचाता है लंग्स और स्टमच में। और 2 लैब बाएं फेफड़े तथा दाएं फेफड़े दोनों में पाए जाते हैं, और दायां फेफड़ा जो है हमारे बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं डायफ्राम।
यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है डायफ्राम, क्योंकि यह बहुत अहम भूमिका निभाता है एक हमारे रिस्पायरेटरी में। इसका भी एक अहम पॉइंट है। डायफ्राम यह एक मुलायम पतला गुंबद के आकार का लेटेक्स या सिलिकॉन से बना लचीली रिम वाला कप होता है। मतलब यह कप के आकार का होता है, जो पतला होता है, मुलायम होता है, गुंबद के आकार का होता है, और जो ये बना है ये लेटेक्स या सिलिकॉन से बना होता है। सबसे बड़ी बात, ये कप का रिम वाला कप होता है। मतलब कहने का मतलब लगभग एक गुंबद के आकार का ये होता है और बहुत ही मुलायम और पतला होता है। इसका उपयोग महिला गर्भ निरोध उपाय के रूप में किया जाता है। जो इसका उपयोग है, इसकी मदद है महिला के गर्भ निरोध, जो महिला गर्भवती होती हैं उनके निरोध उपाय के रूप में किया जाता है। अब चौथा पॉइंट, यह वक्षगृह के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। मतलब यह वक्षगृह हमारे जो शरीर में, मानव शरीर में पाया जाता है, उसके नीचे तथा उदर गुहा से जस्ट ऊपर पाया जाता है। इसके जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। जो ये टिश्यू है वो संयोजी टिश्यू का बना होता है। अब देखिए, निःश्वसन यानी एक्सहेलेशन में यह 75% योगदान करता है। एक्सहेलेशन में यह 75% योगदान यानी कि 75% योगदान करता है। गर्भवती महिला में एक्सहेलेशन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। जो गर्भवती महिला होती है, जो गर्भ से होती हैं, उनमें एक्सहेलेशन में यानी निःश्वसन यानी कि जब वो सांस छोड़ती हैं तब डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अगर डायफ्राम टूट जाता है तो व्यक्ति मर जाता है। यह सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर डायफ्राम का टूटने पर आदमी मर जाता है तो जी हाँ, डायफ्राम टूटते ही आदमी मर जाता है। अब यहाँ पर एक नोट है कि ब्लड आता किस रेशियो में है और जाता किस रेशियो में है। तो ब्लड 120 के रेशियो में अंदर प्रवेश करता है तथा 80 के रेशियो से यह बाहर निकलता है। तो यह हुआ ब्लड का रेशियो आने, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लौटने का। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा और कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो आपको ये अच्छे लगे होंगे वीडियो, और आपके बहुत सारे इन सभी चीज़ों के जुड़े, डायफ्राम के खासकर जुड़े कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो बने रहिए अपने बैचलर लोकेश के साथ और देखते रहिए हमको। जय हिंद।